प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा कि कल के पिछले टॉपिक में हमने जैव विविधता को लिया था और इस जैव विविधता में हमने आपको बताया था कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के स्तर क्या हैं, और इसके हमने आपको 3 स्तर बताए थे। आनुवंशिक विविधता, जाति या प्रजातीय विविधता, समुदाय एवं परितंत्र विविधता। इसके बाद हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के संघटक या मापन कैसे किया जाता है। तो इसके भी हमने आपको 3 प्रकार बताए थे, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। आज बात करते हैं जैव विविधता की सेवाओं पर। किस पे बात करते हैं? जैव विविधता की सेवाएं। क्या है? तो देखो, जितनी भी प्रजातियां तथा परितंत्र के जो कारक हैं, उनसे जैव विविधता से मनुष्य को अनेक प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं। जितनी भी परितंत्र में प्रजातियां रहती हैं, उनसे जो है मनुष्य को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें पहली सेवा है उत्पादक सेवाएं। उत्पादक सेवाएं यानी कि कहने का मतलब, पारिस्थितिकी में जो प्रजातियां या जो परितंत्र में हमारी प्रजातियां रह रही हैं, उन प्रजातियों से कौन कौन से उत्पादन हमें प्राप्त होते हैं, उनको उत्पादक सेवाओं में रखा जाता है। ठीक है। तो परितंत्र में जो मौजूद विविधता है, उसके आधार पर जो उत्पादक मिलता है, उनमें प्रमुख रूप से आते हैं आपके स्वच्छ जल प्राप्त होता है, जिसको मनुष्य पीता भी है। भोजन एवं चारा प्राप्त होता है, मनुष्य के लिए भोजन और पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। ठीक है। चिकित्सीय पौधे प्राप्त होते हैं, चिकित्सीय पौधे प्राप्त होते हैं, जिनसे कि रोग निदानों का कार्य किया जाता है, और लकड़ी का उत्पादन होता है। ये सेवाएं जो है हमें परितंत्र के आधार पर जो पारिस्थितिकी है उसमें प्राप्त होती हैं। दूसरी सेवाएं हैं आपकी पारिस्थितिकी या नियामक सेवाएं। कौन सी हैं? पारिस्थितिकी या नियामक सेवाएं। या नियामक सेवाएं क्या हैं? पारिस्थितिकी और नियामक सेवाएं ऐसी सेवाएं जो पर्यावरण परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं एवं पर्यावरण को जीवन के अनुकूल बनाए रखते हैं। ऐसी सेवाओं को कहा जाता है पारिस्थितिकी या नियामक सेवाएं। हैं? पर्यावरण को जीवन के अनुकूल बनाए रखती हैं। ऐसी सेवाओं को कहा जाता है पारिस्थितिकी या नियामक सेवाएं। इन सेवाओं में क्या क्या सम्मिलित है? तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। ठीक है।
जल स्रोतों का संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण, भंडारण एवं चक्रण, पोषण का भंडारण एवं चक्रण, मृदा निर्माण एवं संरक्षण, मृदा निर्माण एवं संरक्षण, प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना। ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं पारिस्थितिकी या नियामक सेवाओं में सम्मिलित होती हैं, जो पर्यावरण को जीवन के अनुकूल बनाए रखती हैं। अगला जो है आपकी सेवा आती है सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। कौन सी सेवाएं आती हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं। अब सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, तो इस श्रेणी के अंतर्गत कई सेवाओं को रखा जाता है, जैसे अनुसंधान एवं शिक्षण कार्य, अनुसंधान एवं शिक्षण कार्य, ठीक है। आपके मनोरंजन एवं पर्यटन, मनोरंजन एवं पर्यटन, ठीक है। तीसरा आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य आदि। ये जो सेवाएं हैं ये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कहलाती हैं, लेकिन हैं ये कहां? अपने ही परितंत्र में। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं भूमंडलीय जैव विविधता का, या जिसको हम वैश्विक जैव विविधता, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं भूमंडलीय जैव विविधता, या इसी को कहा जाता है वैश्विक जैव विविधता। ठीक है, भूमंडलीय जैव विविधता या वैश्विक जैव विविधता के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? तो अपने पृथ्वी पर विभिन्नता के आधार पर इस जैव विविधता को कई क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहली बात करते हैं अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र,
यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता की अधिकता पाई जाती है। क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में जो जलवायविक दशाएं हैं वो अनुकूल होने के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का जो विकास है संसार के अन्य भूभाग की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि यहाँ की जो जलवायविक दशाएं हैं वो जीवों के और जंतुओं के अनुकूल हैं। जब अनुकूल हैं तो यहाँ पर जो है अत्यधिक भूभाग, बहुत अच्छा यहाँ पे वनस्पतियों का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जलवायविक दशाएं अनुकूल होने के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों ठीक है का विकास संसार के अन्य भूभाग की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो उच्चतर चोटियां होती हैं उनकी तुलना में जो निम्नतर घाटियां होती हैं नीचे, उनमें जैव विविधता सामान्यता अधिक पाई जाती है। क्या बात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में ठीक है, निम्नतर जो घाटियां नीचे पाई जाती हैं में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। ठीक है। और जो अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, इन अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों को 4 खंडों में विभक्त किया जाता है। पहला खंड है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा खंड है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहां पे भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगर हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात करें तो यहां पर जो है अत्यधिक जैव विविधता मिलती है, क्योंकि यहां की जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो निरंतर जीवित तथा प्राचीन समुदाय से संबंधित होती हैं। इसलिए यहां पर जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है। तो यहां अत्यधिक जैव विविधता मिलती है अत्यधिक जैव विविधता मिलती है क्योंकि यहां
स्थानीय प्रजातियां क्या करती हैं? निरंतर जीवित तथा प्राचीन समुदाय से संबंधित होती हैं। प्राचीन समुदाय से संबंधित होती हैं। ठीक है। अब जब यहां की परिस्थिति अनुकूल है तो अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्राणी, जीव जंतु एवं वनस्पतियों का इतना अधिक विकास होता है कि इसे जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण प्राणी, जीव जंतु और वनस्पतियों का इतना अधिक विकास हो जाता है कि यहाँ पर उनका भंडारण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को क्या जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। ठीक। अब उष्णकटिबंधीय वर्षा जो वन क्षेत्र है वो विश्व के लगभग 13% भूभाग पर पाया जाता है। कितने? 13%। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र विश्व के 13% भूभाग पर विस्तारित है। ठीक है। और यहां पर संसार की 50% से अधिक ज्ञात जातियां विद्यमान हैं। मतलब 50% जो जातियां हैं, जो जातियां हमें ज्ञात हैं आज के समय में, उन जातियों का जो 50% हिस्सा है वो इसी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उपस्थित है। यहां पर संसार की 50% से अधिक ज्ञात प्रजातियां उपस्थित हैं। ठीक है। कितनी? 50%। दूसरे खंड की बात करें जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है तो प्रवाल भित्तियां, जिनको कोरल रीफ कहा जाता है, प्रवाल भित्तियां क्या बात करते हैं? तो प्रवाल भित्तियां जो हैं इस जैव विविधता का एक विशाल राशि है, बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण रहता है। तो एक प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ा कोरल रीफ जो है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है।
ठीक। और पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर भी प्रवाल भित्तियों से समृद्ध है और इसी कारण यहाँ की जो जैव विविधता है वो अधिक है। पश्चिमी प्रशांत महासागर तथा पूर्वी हिंद महासागर ठीक है भी प्रवाल भित्तियों ठीक है से समृद्ध है। अतः यहां भी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है। और प्रवाल भित्तियों को, इन्हीं प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रवाल भित्तियां जो हैं वर्षा वनों के समान ही तेजी से वृद्धि करती हैं। तो हम कह सकते हैं प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के जो वन हैं उनके हिसाब से जो वर्षा वन हैं उन्हीं के हिसाब से तेजी से वृद्धि करती हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में जो प्रवाल भित्तियां हैं इनको एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधन माना गया है। मतलब प्रवाल भित्तियों को पर्यावरण का सबसे बड़ा संसाधन किस नीति से माना गया है, तो इसको जो है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार माना जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 ठीक है मैं प्रवाल भित्तियों को ठीक है प्रवाल भित्तियों को एक महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय संसाधन माना गया है। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता आपकी उपस्थित होती है, वो हिस्सा है आर्द्र भूमियां। कौन सी? आर्द्र भूमियां, जिनको वेटलैंड्स कहा जाता है। क्या हैं आर्द्र भूमियां? तो स्थल और जल के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को कहा जाता है आर्द्र भूमि। और इस आर्द्र भूमि में जो जीवों का उत्पादन है वो बहुतायतता में होता है, बहुत अधिक होता है। स्थल तथा जल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है।
आर्द्र भूमि कहलाता है। ठीक है, और यहाँ जीवों का विकास भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसे क्षेत्र में जल की अधिकता, उर्वरक मृदा एवं वातन रहित मृदा इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं होती हैं। क्या होता है इन क्षेत्रों में? जल की अधिकता होती है, उर्वरक मृदा एवं वातन रहित मृदा आदि इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता हैं। ठीक है, और अब जब उर्वरक पूर्ण क्षेत्र है तो वनस्पतियों का शीघ्र विकास होने लगता है, जिस कारण से इसको जीवों का उत्तम प्राकृतिक वास भी माना जाता है। ठीक है, और आर्द्र भूमि जो है बाढ़ नियंत्रण में बहुत ही प्रभावी और तलछट काम करती हैं। आर्द्र भूमियां बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ का नियंत्रण एवं तलछट का काम करती हैं। ठीक है, और शीतकाल में पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए ये शरणागत स्थल है। मछलियों और जंतुओं के प्रजनन में भी ये अनुकूलतम क्षेत्र कहलाती हैं। आर्द्र भूमियां मछलियों तथा अन्य जीवों के प्रजनन के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है, और जो समुद्र की तटरेखा है उसको भी स्थित करती हैं, और जो भी समुद्र के द्वारा होने वाले कटाव और तटबंध हैं उनकी रक्षा करती हैं। और इसी के आधार पर आर्द्र भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्द्र भूमियों को कितने? दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं आर्द्र भूमि के? तो पहला है सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि। सागर तटवर्ती आर्द्र भूमि। क्या विशेषता है इसमें? तो समुद्रों और जो समुद्र के किनारे का स्थल है का जो मिलान बिंदु है स्वच्छ एवं लवण जलीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं। क्या है? समुद्र और स्थल का मिलन बिंदु और स्थल का मिलन बिंदु है। दूसरा, ये जो है स्वच्छ और लवणीय जल दोनों प्रकार का होता है। स्वच्छ जल में भी हो सकती हैं और लवणीय जल में भी हो सकती हैं। इसमें जो है
कच्छ, ज्वारीय मैंग्रोव, स्वच्छ जलीय आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं। आर्द्र भूमि के उदाहरण हैं। आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ जलीय आर्द्र भूमि के उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो कच्छ और ज्वारीय मैंग्रोव होते हैं, जिनमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जल क्षेत्र जो है, कच्छ क्षेत्र जो है, वो जलपूर्ण और अधिक आर्द्र होने के कारण इनमें जो है पक्षियों तथा अन्य जीवों की जो संख्या है उनका बहुत अधिक विकास होता है। और आर्द्र भूमि का दूसरा जो खंड है वो है आपका अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि क्या है? इसके अंतर्गत जो है नदीय आर्द्र भूमि, कच्छ दलदल और बाघ भूमि आदि आती हैं। इसके अंतर्गत नदीय आर्द्र भूमि, कच्छ दलदल और बाघ भूमि सम्मिलित होती है। ठीक है। और यहां की जो भूमि है वो बहुत अधिक आर्द्र होती है, जिस कारण से यहां जो है जीवों का और पौधों का बहुत अधिक विकास होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है किस प्रकार की विविधता पाई जाती है, तो वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी विविधता है? मैंग्रोव वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है। ठीक है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है जिसमें सुंदरी वन वृक्ष मिलते हैं। सुंदरवन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है, ठीक है, जिसमें सुंदरी वन या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। लकड़ी का नाम है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन है? सुंदरवन, ठीक है, जिसमें सुंदरी के वृक्ष पाए